नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हाथरस का दर्द हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ताकि समझा जा सके कि आखिर इस देश में बेटियों का दर्द किस तरह बेइंतहा अपनी हदों को पार कर रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं वो हाथरस का दर्द, जहां पर न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस केस से जुड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। हाथरस केस में जांच के लिए एसआईटी मौके पर पहुंच चुकी है। कल इस मामले पर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी। पीड़ित परिवार का दर्द यहां पर समझा था, सांत्वना उन्हें दी थी और साथ ही 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का वायदा भी उनकी तरफ से किया गया। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा सकती हैं। पूरा हिंदुस्तान हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात की। 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, एसआईटी बनाई जा चुकी है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि हाथरस की वारदात ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यूज नेशन ने इस पूरे कांड का 100% सच उजागर करने के लिए ग्राउंड पर तहकीकात की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो इकबालिया बयान जिसमें पीड़ित अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी कुछ इस तरह से बयां कर रही है। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी की कहानी जिसने भी सुनी उसका दिल रो पड़ा। देश के शहर शहर में सड़कों पर दिखती हैं मोमबत्तियां, भले ही सियासी मकसदों के लिए निकली हों, लेकिन हाथरस की घटना ने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही दिख रही हाथरस की घटना के बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। लेकिन अब सुनिए उस भयानक कांड की भुक्तभोगी लड़की का इकबालिया बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिन वीडियो में पीड़िता अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी बयान कर रही है। क्यों दबा दिया बताओ? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? नहीं, जीव है, जीव में थोड़ा ना वाले जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो ना था, पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। पीड़िता का ये बयान उस वक्त का बताया जा रहा है जब घटना के बाद उसे बेहद बुरी तरह जख्मी हालत में पाया गया था। पीड़िता ने तब अपनी जीभ दिखाई थी और बताया था कि आरोपी ने कैसे उसके साथ हैवानियत की। घटना वाले दिन की कहानी बताती है कि पीड़िता की मां का गला रुंध गया था कि गांव घर के झगड़े में कोई किसी की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। कोई इतनी सी भीड़ कहां से खाता है? घटना के बाद तकरीबन बेहोश हो चुकी पीड़िता को लेकर घरवाले अस्पताल पहुंचे थे। पीड़िता बेड पर बेहोश पड़ी थी। तब मां ने बताया था कि आरोपी ने कैसे 15 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है। पहले की हमारे सफर की चांद खाते ही जनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? उन लोगों है 15-16 साल है। पीड़िता का इलाज पहले अलीगढ़ में कराया गया और बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के अस्पताल में एक बार फिर पीड़िता ने वो कहानी दोहराई जिसे सुनकर किसी की रूह कांप जाए। ये दोनों मिले हुए हैं तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख गई। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला।
यूपी के अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग तक लड़की का इलाज होता रहा, लेकिन 15 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद पीड़िता की सांसें थम गई। यूपी के एक दलित परिवार की बेटी की मौत की खबर सियासतदानों के लिए सियासत का बहाना बन गई, लेकिन वो परिवार पूरी तरह टूट गया जिसने अपनी बेटी खो दी। लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपने बच्चे की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। खासकर यूपी की योगी सरकार के लिए दलित उत्पीड़न का कलंक झेलना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों की चरण वंदना करता हो, जो सरकार अंत्योदय की संकल्पना को मूल मंत्र मानती हो, उस राज्य में दलितों के दमन की पुरानी परिपाटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से खुद बात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सरकार ने भले पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहर में मकान जैसे वादे कर दिए हों, लेकिन इस तरह के अपराधों पर लगाम तभी लगेगी जब आरोपियों के खिलाफ तेजी से और सख्त कार्रवाई हो। दलितों पर अत्याचार हमारे समाज ही नहीं देश के लिए भी कलंक है, लेकिन उससे भी अफसोसनाक है दलितों के दमन को लेकर दशकों से चली आ रही सियासत, जो सामाजिक जहर को खत्म होने नहीं देती। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार को लेकर सियासी विरोध में इतने तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि न्यूज नेशन ने वारदात की तह तक पहुंचने का फैसला किया। ग्राउंड जीरो पर जाकर वारदात की पूरी तहकीकात में हमने क्या कुछ पाया, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। यूपी के हाथरस में पीड़ित लड़की के गांव आवाजाही पर बंदिशें, बैरिकेडिंग, पुलिस और हर आवाजाही करने वाले पर उनकी नजर। हाथरस कांड के सच का पता लगाने पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले वो 4 सुलगते सवाल प्रशासन से पूछे, जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त हाथरस में मौजूद है और यहाँ पर हम जो पीड़िता है उसके हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रख रहे हैं और प्रशासन का क्या कुछ कहना है, जो तमाम सवाल, तमाम आरोप लग रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट इस वक्त प्रेम प्रकाश मीना जी मौजूद हैं। तमाम सवाल जो इस वक्त एक आदमी के जहन में है और जो गुस्सा दिला रहे हैं, वो उनके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि प्रशासन का क्या पक्ष है। सवाल नंबर 1, रात में क्यों जला दिया शव? परिवार ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों की तरफ से दबाव था और उस दबाव के आगे परिवार जो है वो झुका है, क्योंकि परिवार चाहता था कि सुबह जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप जो वीडियो क्लिप्स मैंने आपको अभी साझा किए हैं उनको देखेंगे, आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हमारा निवेदन उनसे ज़रूर था कि देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक तो बॉडी को काफ़ी टाइम हो गया है और दूसरा भीड़ काफ़ी बढ़ती जाएगी और सवेरा हो गया, ग्रामीणवासी भी जाग जाएंगे। कानून व्यवस्था हमेशा एक अपने आप में एक चैलेंज रहता है, तो उसी में उनके सहयोग के निवेदन अवश्य किया गया था, जो पुलिस प्रशासन हमेशा करता है ऐसी विषम परिस्थितियों में, और उसी के निवेदन के क्रम में ही उन लोगों ने अपनी सहमति दी और उसी के बाद फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की। सवाल नंबर 2, दिल्ली भेजने में देरी क्यों? मेडिकली उसको रेफर करने में, दिल्ली रेफर करने में इतना वक्त क्यों लगा, जबकि इतना सेंसिटिव केस था? हाथरस से डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको अलीगढ़ के लिए रेफ़र किया, तो हम लोगों ने तुरंत उनको अलीगढ़ भेजा और उनके परिवार से हम लगातार टच में थे। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात कह सकूं, बीच में कई बार उनके भाई और पिता के माध्यम से हम लोगों ने ये ऑफ़र भी किया कि अगर आप चाहें तो इनको पीजीआई लखनऊ या दिल्ली हम ले जा सकते हैं। लगातार परिवार जो भी कारण रहे हों मना करते रहे और जब उनको रेफ़र किया गया तो शायद एक ऐसी इंजरी थी जिसका इलाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं था, तो फिर हमें उनको कहना पड़ा कि देखिए, अभी हमें इनको ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका इलाज नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 3, गैंगरेप के आरोप पर अफवाह क्यों? की जो मेडिकल रिपोर्ट है जो गैंगरेप की है उसको लेकर भी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक बयान ये आता है गैंगरेप हुआ, फिर आईजी साहब कहते हैं कि गैंगरेप नहीं हुआ है, मेडिकल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
देखिए आईजी साहब ने जो कहा है मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट के आधार पे कहा है, सॉलिड मेडिकल रिपोर्ट उस वक्त की जो थी, प्रारंभिक रिपोर्ट जो थी, और जैसा आईजी साहब ने कहा है कि गैंग रेप की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में कोई पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ जो उनके भाई द्वारा तहरीर दी गई थी शुरू में घटना के दिन, उसमें और अगले 3 दिन के भीतर उनके परिवार, उनकी माता, उनके भाई, किसी ने भी गैंग रेप संबंधी कोई भी किसी भी बात पे कभी चर्चा नहीं की। सवाल नंबर 4, क्या पीड़िता की जीभ काटी गई? और जैसे ये भी एक भ्रामक खबर चल रही है कि उनकी जीभ काट दी गई थी। 161 का बयान जब हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय लेने पहुंचे अपनी महिला एसोसिएट के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो उन्होंने बेहद ही स्पष्ट बयान दिया, किसी तरह का जीभ कटने का कोई भी प्रमाण उस वक्त निकल के नहीं आया। वो अच्छे से बोल पाई, अपनी बात कह पाई। और जब उन्होंने 3 और अभियुक्तों के बारे में बताया तो एफआईआर में हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय ने तुरंत उन 3 लोगों का नाम और जोड़ा। और जब उन्होंने रेप के बारे में वर्णन किया या सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में वर्णन किया तो धारा 376D को भी एफआईआर में बढ़ाया गया, ताकि तहरीर के हिसाब से सुसंगत धाराओं में और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसके क्रम में शाम को ही दबिश दी गई और अगले दिन 2 उन अभियुक्तों को पकड़ भी लिया गया। जो चौथा अभियुक्त था उसको भी अगले 2 या 3 दिन के अंदर पकड़ लिया गया। और अब आपको सुनाते हैं उस परिवार के लोगों का बयान जिन्होंने अपनी बच्ची खोई है, अपनी बेटी खोई है, अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाने का भी उन्हें ये वक्त में नहीं मिल पाया। पीड़ित परिवार के परिजनों ने पूरी घटना के बारे में न्यूज़ नेशन को क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाथरस प्रशासन ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों की सफाई दी, लेकिन पीड़ित परिवार क्या कहता है, इसकी तफ्तीश न्यूज़ नेशन की टीम ने घटनास्थल पर जाकर की। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त पहुंच गई है हाथरस के भूलगढ़ी गांव में, ठीक उसी स्पॉट पर, उसी घटना स्थल पर जहां पर हाथरस पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया जब वो अपनी मां के साथ मजदूरी के तौर पर घास कटाई का काम कर रही थी। यही वो बाजरे के खेत थे, यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहां पर हाथरस पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। तो बताया जा रहा है कि वो लड़की जो है इस एरिया में बैठकर घास काट रही थी और उसकी माँ जो है पीछे की तरफ, पेड़ के पीछे, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी अंधेरा है रात का तो थोड़ा मुश्किल होगा दिखाना, लेकिन पेड़ के पीछे की तरफ जो है वहां पर घास कटाई का काम कर रही थी। और बताया जाता है कि 2 बोरी घास इकट्ठा हो गई थी। 1 बोरी उनका बेटा, पीड़िता का भाई जो है वो घर पर रखने के लिए गया था कि उसके बाद आके वो दूसरी बोरी जब तक इकट्ठी होगी घास वो लेकर जाएगा। तो माँ जो है, जो घास कटाई का काम जो वो पूरा कर चुकी थी, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि उनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी यहीं पर घास कटाई का काम कर रही थी। और बताया जा रहा है कि ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो पूरी खेत में यहाँ पर ये पूरी रास्ता जो है टूटा फूटा है, यहाँ पर इस तरह से पूरी जो फसल है वो अव्यवस्थित तौर पर पड़ी हुई है। और बताया जा रहा है कि जब उस लड़की को दुपट्टे से घसीट कर, हाथरस पीड़िता को दुपट्टे से घसीट कर अंदर ले जाया गया, ये जो फसल को नुकसान हुआ है ये उसी वक्त हुआ है। ये जो जानकारी दी जा रही है हमारे को यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा, उसी वक्त हुआ है। और यही वो घटना स्थल है जहाँ पर कथित तौर पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है और वहाँ पर उस पीड़िता को मारने की कोशिश की गई है, चुन्नी से उसका गला घोंटकर। ये जो आरोप लगे हैं, तहरीर में दिए गए हैं, बाद में रेप के चार्जेस जो हैं इंक्लूड कराए गए हैं जब पीड़िता होश में आई और उसने बयान दिया है। और यहीं पर ये पूरा घटनाक्रम जो है, ये जो पूरा पीड़िता के साथ वहशियाना हरकत है उसको अंजाम दिया गया है। हमारे साथ पीड़िता के फूफा इस वक्त मौजूद हैं। हम पीड़िता के फूफा जो हैं उनसे बात करेंगे। तो माँ को कब पता चला कि लड़की गायब है? हाँ, माँ को जब देर हो गया तो माँ देखने आई कि बेटा गठरी नहीं हुई, तो इधर उधर वो भटकने लगी, हल्ला गुल्ला उसने किया। तो जब देखा तो यहाँ चप्पल पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई थी। अच्छा, चप्पल पड़ी हुई थी तो वो इधर चली गई। और अंदर जो बच्ची थी आपके घर की, वो अंदर थी? हाँ, वो अंदर थी। और वो बेहोशी की हालत में मिली? उसी हालत में मिली उनको। तो वहाँ से शरीर पर कपड़े नहीं थे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कपड़े थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके साथ। मेडिकल में रेप की बात नहीं आई है सामने? कपड़ा माँ ने डाला था और कपड़ा तो पहने हुई थी, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है। तो और बच्ची के साथ ये लोग कह रहे हैं मेडिकल में रेप नहीं हुआ है? नहीं, मैं रेप तो हुआ है सर। आपको लगता है प्रशासन कुछ छुपा रहा है?
प्रशासन छुपा रहा है। परिवार का आरोप है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन प्रशासन कह रहा है, आईजी साहब कह रहे हैं कि कोई भी जो पहली तहरीर थी शुरुआत के 3 दिन जब तक पीड़िता होश में नहीं आई, उसमें कहीं भी परिवार ने रेप का इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ मारने का इल्जाम लगाया। उसके बाद जब पीड़िता ने बयान दिया तो उसमें उसने गैंगरेप की बात की और कुछ लोगों के नाम लिए। फिर एफआईआर में ये तमाम धाराएं और ये तमाम अपराध इंक्लूड किए गए, लेकिन जब लड़की का मेडिकल हुआ है तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आप लोग कह रहे हैं जीभ भी काट दी थी लड़की की, लेकिन तो बयान कैसे दिया? ये हड्डी लड़की की तो जीभ कट गई थी, तो बयान कैसे दिया? नहीं, थोड़ी सी जब खींच के ले गए ना दांत से, उसकी जीभ कट गई। जीभ कट गई। चलिए, तो यानी कि जीभ काटी नहीं गई है। जब लड़की का गला घोटा गया, दुपट्टे से जब उसको खींच के ले गए, तो उसमें जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, वो चीखी होगी, तो दांत के अंदर जीभ आ गई है। जीभ कटी थी, थोड़ी सी जख्मी जरूर हुई है। आरोपियों ने लड़की की जीभ नहीं काटी है। न्यूज़ नेशन आपको ग्राउंड जीरो से 100% सच बता रहा है, अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद न्यूज नेशन की टीम उस घर पर पहुंची जो घर मासूम बेटी की मौत के मातम में डूबा हुआ था। वहां मौजूद मृतका के माता पिता और भाई ने जो सवाल उठाए वो प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बताया, दबाव बनाया था आपके ऊपर कि रात में ही अंतिम संस्कार कीजिए और आपको मुखाग्नि भी नहीं देने दिया, आपके बच्चों को भी नहीं बुलाया। हाँ, मैंने बोली जी बात, तो बोल रहे कि क्या कहते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही मतलब खेद। वो ऐसा कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने कुछ ऐसा मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती हमारे हाथों से। तो हम लोग दीदी के अच्छा से अंतिम संस्कार करेंगे। ये फूल मंगा के रखे तो और भी फूल थे, इनका अब क्या करूं? डीएम साहब के पास भेजूं इन्हें। पुलिस वाले जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, सारे के सारे बड़े अधिकारियों ने उन्हें अपने आप ही जला दिया, हमें पता भी नहीं चला। मैं चाहता हूँ इन्हें सस्पेंड किया भी जाएगा कि इनकी सिर्फ कार्रवाई होगी। कि पुलिस प्रशासन का इन्होंने पूरा साथ लिया और उनका ही साथ दिया, हमारा कोई साथ नहीं दिया शुरुआत से ही, और ये सब किया गया है उन्हीं की। मैं तो ये बोलता हूँ शायद हो सकता है कि रिश्वत दे दी हो, पैसे भर दिए हो, कोई पता नहीं है, हम नहीं जानते क्या होता है क्या नहीं है, हमें नहीं पता कुछ भी। कि प्रशासन के उन दावों की धज्जियां तभी उड़ जाती हैं जब बेटी की मां जो है, जो हाथरस की निर्भया की मां है, वो ये कहती हैं कि उनकी बेटी के आखिरी दर्शन उन्हें नसीब नहीं हुए। और यहाँ पर जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बेटी के पार्थिव शरीर को परिवार की गुजारिश पर उसके घर ले गए थे। घर पर प्रशासन तो कह रहा है वो घर लेकर आए थे। नहीं, वहाँ पर आगे खड़ी कर रखी थी, जो शमशान की जो रास्ता जाता है वहाँ पे खड़ी कर रखी थी, और हमने हमारे घर वालों ने खूब कोशिश करी उसको सबको लाने के लिए, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो धर्म के अनुसार रात में नहीं कर सकते हैं। रात में मट्टी नहीं, वो लोग बोले कि हम तो रात में लगाएंगे, नहीं हमारे यहाँ रात में नहीं लगती, सुबह लगा। मतलब कि केस को दबाने देखने की आपने अपनी बहन के आखिरी दर्शन किए? जी नहीं, हमने नहीं करे। आपने अपनी बेटी का आखिरी दर्शन देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं करे। एम्बुलेंस तक वो ले गए, उन लोग किया सब। खबरें आगे भी जारी हैं, जल्द हाजिर होते हैं।